हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लिया था ऊडोगोनियम के जनरल कैरेक्टर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर कैप सेल्स के बारे में। अब हम लेंगे ऊडोगोनियम में रिप्रोडक्शन। तो देखिए, ऊडोगोनियम क्लोरोफाइसिक का एक सदस्य है। इसमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम ले लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है फ्रेगमेंटेशन एंड अकाइनिड्स के द्वारा। जनरली अकाइनिड्स इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऊडोगोनियम के फिलामेंट का जो फिलामेंट है वो किसी भी कारण से यदि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और जो कोई भी ऐसा वह टुकड़ा जिसके अंदर इंटरकैलरी सेल्स है वह क्या करेगी, स्पोरेंजियम में या फिर हम कह सकते हैं स्पोरेंजियम में विभाजित हो जाएगी या फिर सीधा डिवीजन करके नया फिलामेंट बना देगी अनुकूल परिस्थितियों। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है अकाइनिड। जब कभी ऊडोगोनियम के फिलामेंट में कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती है तो ऊडोगोनियम के तंतुओं में कुछ लाल अथवा भूरे मोटी भित्ति वाले बीजाणुओं का निर्माण होता है। यानी कि इसकी जो वॉल है वो थिक हो जाएगी और अपने अंदर निश्चेष्ट बीजाणु यानी अकाइनेट का फॉर्मेशन करेगी। यह अकाइनेट कब तक रहेगा, जब तक कि कंडीशंस क्या है, अनफेवरेबल है। इसका निर्माण प्राय छोटी छोटी सीरीज में होता है। हमने लास्ट वीडियो में जब थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि थैलस के अंदर अकाइनेट थी। ये बीजाणु फिर फेवरेबल कंडीशन आती है तो जर्मिनेट होते हैं और विभाजन करके नए ऊडोगोनियम को जन्म देते हैं। फिर हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः जूस्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए, जूस्पोर का निर्माण जल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर निर्भर करता है। होल्डफास्ट तथा एपिकल सेल्स को छोड़कर कोई भी कोशिका जूस्पोर बनाने का कार्य कर सकती है। वह कोशिका जो जूस्पोर बनाने का कार्य करती है उसे कहते हैं जूस्पोरेंजियम। प्रत्येक जूस्पोरेंजियम में केवल एक ही जूस्पोर का निर्माण होता है। बीजाणु दानी का जीव द्रव्य जब जूस्पोरेंजियम जूस्पोर का निर्माण करेगी तो उसका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट कोशिका भित्ति को छोड़कर गोल या अंडाकार हो जाता है। गोलाकार जीव द्रव्य के एक किनारे पर लेंस शेप हाइलिन एरिया हो जाता है। यह मैच्योर स्पोर का अग्र सिरा होता है। जो हाइलिन एरिया है वो एंटीरियर एंड है। इसका जो हाइलाइन एरिया है उसकी परिधि पर बेसल ग्रेन्यूल की एक लाइन होती है। ये ग्रेन्यूल जो है इसके अंदर तंतुमय सूत्र के द्वारा आपस से जुड़ी रहती है और ये ग्रेन्यूल क्या करती है, फ्लैजिला का निर्माण करती है। तो बहुत सारी ग्रेन्यूल है तो बहुत सारी फ्लैजिला बनेगी। तो मैंने आपको क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर में भी कहा था कि ऊडोगोनियम का जूस्पोर जो है वो एक्सेप्शन है, उसके अंदर बहुत सारी फ्लैजिला मिलती है, जबकि क्लोरोफाइसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि 2 ही फ्लैजिला मिलती है। यह बीजाणु के परिपक्व होने पर बीजाणुदानी शिखाग्र टोपी के क्षेत्र में अनुपस्थित रूप से टूट जाती है और जूस्पोर यानी कि जिस समय कंडीशंस फेवरेबल हो जाएगी या जिस समय उस स्पोर्स को बाहर निकलना है उस समय स्पोर की वॉल टूट जाती है और जूस्पोर उस स्पोरेंजियम से बाहर निकल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जूस्पोर के प्रोटोप्लाज्म द्वारा स्रावित म्यूकस पदार्थ जल अवशोषित करता है, उससे अंदर की तरफ प्रेशर बनता है जिससे कि सेल वॉल फट जाती है और जूस्पोर बाहर आ जाता है। बीजाणु दानी के मुक्त होने के पश्चात चल बीजाणु कुछ समय तक एक पतली श्लेष्म पुट्टी से घिरे रहते हैं और तुरंत जल में विलीन हो जाते हैं तथा चल बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक जूस्पोर एक गोलाकार पेरिफॉर्म क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है, एक केंद्र की होता है और इसके सब टर्मिनल एंड पर बहुत सारी फ्लैजिलाएं पाई जाती है। ठीक है, अब बीजाणु की थोड़ी सी लंबाई में वृद्धि होती है। यह अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा आधार्य रंगहीन कोशिका, इसके अंदर अनुप्रस्थ डिवीजन होता है जिससे एक बेसल सेल होगी और एक एपिकल सेल बनेगी। बेसल सेल जो होती है वो कलरलेस होती है जबकि जो एपिकल सेल होती है वो ग्रीन होती है। बेसल कलरलेस सेल कोशिका सरल तथा होल्डफास्ट में रूपांतरित हो जाती है, उसमें विभाजन नहीं होते हैं, लेकिन जो एपिकल सेल है वो लगातार विभाजन करती है और नए तंतु का निर्माण कर देती है। तो ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो ए है ये ऊडोगोनियम का जनरल फिलामेंट है।
इसकी कोई भी कोशिका है जिसको जू स्पोर बनाना है वो कहलाती है जू स्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम जब बनेगा तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर बहुत सारे ब्लीफेरोप्लास्ट बन जाएंगे। ये ब्लीफेरोप्लास्ट इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे और इसके अंदर एक हाई अलाइंड एरिया बन जाएगा। हाई अलाइंड एरिया जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे बहुत सारे ब्लीफेरोप्लास्ट एकत्रित हो जाएंगे। ये ब्लीफेरोप्लास्ट सब टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं। तो ये तो जू स्पोर का निर्माण हो गया। अब देखिए जिस समय कंडीशंस फेवरेबल आएगी या जू स्पोर को बाहर निकलना है तो जू स्पोरेंजियम की भित्ति टूट जाएगी, जू स्पोर बाहर आ जाएगा। जैसे ही जू स्पोर बाहर आया है अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जू स्पोर थोड़ा सा साइज में बढ़ेगा और कुछ समय फ्लैजिला से फ्लोटिंग करेगा। फिर ये दो विभाजन होंगे, इसमें एक आधारी सेल और एक एपिकल सेल। आधारी सेल होल्ड फास्ट का निर्माण करेगी जबकि अपर वाली सेल जो है जू स्पोर में ये आधारी सेल और ये अपर सेल, बेसल सेल और ये अपर सेल। दिस इज होल्ड फास्ट, दिस इज एपिकल सेल, दिस इज कलरलेस, दिस इज कलर्ड एंड विद क्लोरोप्लास्ट। ये ऊपर वाली सेल विभाजन करके पूरा का पूरा नया ओडोगोनियम बना देगी। तो ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे ओडोगोनियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।